हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग का वीडियो का टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो आगामी परीक्षा है सीजी शिक्षक भर्ती परीक्षा, जो कि सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा टेट के लिए भी बहुत उपयोगी होगा। तो चलिए हम लोग इसको डिटेल में भी अध्ययन करते हैं और कम आपके पास मैं जानता हूँ बहुत कम समय, उसी में परीक्षा उपयोगी चीजों को हम लोग यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चन भी देखेंगे ताकि कैसे जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे वो बन जाए। तो देर न करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले विकास की अवधारणा पर देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट की बात यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर विकास क्या है? शारीरिक संरचना या आकार में बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं, जबकि मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक आदि पक्षों में परिपक्वता विकास कहलाती है। विकास में सभी परिणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। बच्चे का मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक आदि पक्षों में परिपक्वता बाल विकास कहलाती है। यहाँ पर समझाने के लिए मैं बात करूं, यहाँ पर दो बच्चे मैं ले लेता हूं। एक बच्चा यहाँ पर जिसकी शारीरिक विकास तो बहुत अच्छे से हुई है, लेकिन उसका मानसिक विकास नहीं हो पा रहा। वहीं पर मैं कहता हूं एक बच्चा एक और ले लेता हूं जिसका मानसिक विकास भी हो रहा है, साथ साथ उसका धीरे धीरे शारीरिक विकास भी हो रहा है। तो मैं कहता हूं यहाँ पर इस लड़के को संबंध में मैं कहूंगा इसका केवल वो वृद्धि हुई, इसका जो शरीर का केवल वृद्धि हुई, लेकिन इसमें कहूंगा विकास नहीं हुई। क्यों विकास नहीं हुई? क्योंकि इसका मानसिक और सामाजिक बौद्धिक स्तर नहीं बढ़ा। जबकि इसमें बोलूंगा इस लड़के का वृद्धि के साथ साथ अगर मानसिक विकास भी हो रहा है, शारीरिक विकास भी हो रहा है, मानसिक विकास भी हो रहा है, बौद्धिक क्षमता भी बढ़ रही है, तो मैं कहूंगा विकास। मैंने विकास में दोनों तीनों चीज समाहित होते हैं। वृद्धि एक संकुचित अवधारणा है और जो विकास है विस्तृत अवधारणा है, ये समझ लेना। विकास जो है गुणात्मक अध्ययन इसमें सम्मिलित होते हैं, अर्थात शारीरिक संरचना या आकार में बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं, जबकि मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक आदि पक्षों में परिपक्वता विकास कहलाती है। विकास में सभी परिणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। बच्चे का मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक आदि पक्षों में परिपक्वता बाल विकास कहलाती है। हरलाप के अनुसार कहता विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें पूर्णावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों को प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन योग्यताएं एवं नवीन विशेषताएं क्या होती है? प्रकट होती है। दोनों में अगर डिफरेंस देख ले, अंतर देख ले, तो हम यहाँ पाएंगे कि स्वरूप बाह्य होता है वृद्धि का, ग्रोथ का, जबकि विकास आंतरिक होता है। माने उसका भावनाएं, उसका चिंतन, उसका स्वरूप बदलता है। कुछ समय के साथ वृद्धि रुक जाती है, जबकि विकास होता है जीवन पर्यंत विकास चलता रहता है, क्योंकि भावनाएं और जो सोचने का तरीका, ज्ञानवर्धन, ये चलता रहता है। इसका प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है, इसका प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है। इसमें कोई निश्चित क्रम नहीं होता, विकास में एक निश्चित क्रम होता है। सोचने का ढंग विकास का, बुद्धि का एक निश्चित क्रम के अनुसार चलता है। दिशाहीन होता है। कौन सा? वृद्धि। कभी कभी मोटापा बढ़ जाता है, कभी कभी लंबाई बढ़ जाता है, इसमें कोई दोनों बढ़ जाते हैं। इसमें एक निश्चित दिशा होती है। मैंने सबसे पहले व्यक्ति 5वीं पास करेगा, 6वीं पास करेगा, 7वीं पास करेगा, 12वीं लायक होगा। मैंने धीरे धीरे जैसे उनका ज्ञान में वृद्धि होती है, वैसे ही बच्चे का सोचने का ढंग में वृद्धि होती है। ठीक उस प्रकार का वृद्धि ऐसा नहीं होता है, विकास में होता है इस प्रकार का। कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है। सीधे मापा जा सकता है, जैसे ऊंचाई, लंबाई, भार। मैंने वृद्धि को सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा, वृद्धि को मापा जा सकता है, तो हाँ वृद्धि को मापा जा सकता है। भाई ये 5 फीट का है, ये 5 फीट 5.5 फीट का है, लेकिन इसमें कितना ज्ञानवर्धन हुआ, कितना उसका सामाजिक विकास हुआ, इसको नापा नहीं जा सकता, क्योंकि गुणात्मक है। विकास गुणात्मक और वृद्धात्मक दोनों है, वृद्धि हो भी हो रहा और गुण भी। तो उदाहरण, वृद्धि को सीधे नहीं मापा जा सकता, यहाँ पर सॉरी विकास को सीधे नहीं नापा जा सकता, डेवलपमेंट को। अब आता है विकास में होने वाले परिवर्तन, तो मेन होता आकार में। विकास में होने वाले परिवर्तन आकार में भी होता है और शारीरिक, मानसिक दोनों। याद रखना, वृद्धि में केवल शारीरिक विकास होगा और विकास में शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होगा। तो आकार में परिवर्तन, विकास में केवल बालक के शारीरिक और मानसिक पक्षों में परिवर्तन देखे जाते हैं, जैसे आकार में परिवर्तन, भाषा में परिवर्तन आदि आदि। ये जो बच्चे का नापा जा रहा है ये वृद्धि है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें अगर मानसिक विकास भी हो रहा है तो मैं कह सकता हूं या हम कह सकते हैं उसका डेवलपमेंट हुआ, उसका विकास हुआ है। अनुपात में परिवर्तन,
जैसे किसी शिशु का धड़ बढ़ता है तो उसी अनुपात में हाथ और पैर में वृद्धि होती है। मानसिक विकास में भी एक अनुपात देखा जाता है। शैशवावस्था में प्रारंभ में संवेगात्मक व्यवहार होता है, लेकिन धीरे धीरे इस संवेग के साथ साथ अर्थ जुड़ने लगते हैं और प्रतीक्षात्मक का विकास होता है। संवेगात्मक अर्थ होता है भूख लगेगा तो उसको रोने लगता है। शैशवावस्था में मम्मी आके उसको खाना खिला देती है, उसको पेशाब होता पेशाब कर देता है तो गीला हो जाता तो उसको कष्ट होता तो रोने लगता है। ये संवेगात्मक विकास है यहाँ पर, और धीरे धीरे इसी संवेगात्मक से बच्चा समझने लगता है, उसका मानसिक विकास होने लगता है। तो एक निश्चित अनुपात इसमें भी होता है। पुरानी आकृतियों का लोप होने लगता है। इस चित्र में भी आप देखो कि यहाँ पर बच्चे की तो वृद्धि हालांकि दिखा रहा है, ये बच्चा फिर बच्ची हो गई, फिर ऐसे होगा, फिर यंग हो गई यहाँ पर, या वृद्धावस्था की ओर। तो इसके साथ साथ बच्चे जैसा बुद्धि इसमें नहीं होगा। इसमें शारीरिक विकास के साथ साथ इसका बुद्धि में भी, इसकी कल्पना में भी, इसकी सोच में भी पूरा परिवर्तन आ रहा है। अर्थात पुरानी आकृतियों का लोप होता जा रहा है। आयु बढ़ने के साथ साथ पुरानी आकृति लुप्त होने लगती है। जैसे शिशु के जन्म के समय दांत टूट जाते हैं, इसी प्रकार शैशवावस्था में भी तोतली बोली बोलता है, उसके स्थान पर स्पष्ट उच्चारण करने लगता है। नई आकृतियों की प्राप्ति होती है। यहाँ पर बच्चा है और यहाँ पर देखो दाढ़ी मूछ हो गए, मैंने एक अवस्था आएगा दाढ़ी मूछ उगाने आते, एक अवस्था आएगा वृद्धावस्था तक प्राप्त कर लेगा। यहाँ पर सोच में भी बदलाव होगा, यहाँ पर भाषा में बदलाव होगा, धर्म में बदलाव होगा, सब में बदलाव होता है। विकास, उदाहरण के लिए बाल्यावस्था में दूध के दांत टूटने लगते हैं, उसके स्थान पर नए और स्थायी दांत आ जाते हैं और दाढ़ी मूछ आने लगती है। इस प्रकार भाषा, नैतिकता, धर्म आदि सभी पक्षों में नवीन विकास के लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। विकास के आधार अगर बात किया जाए तो दो विशेष करके आधार होते हैं, एक वंशानुक्रम, एक पर्यावरण। वंशानुक्रम अपने माता पिता और अपने दादा दादी, नाना नानी सबका एक होता है। मेंडल ने वंशानुक्रम का नियम दिया था, वो वास्तव में पेड़ पौधों पर नहीं, सब व्यक्तियों पर ही सब में लागू होता है। वंशानुक्रम केवल माता पिता में ही नहीं, गुण और विशेषताओं का संक्रमण नहीं होता, बल्कि मातृपक्ष और पितृपक्ष कई नई पीढ़ियों के गुण एवं निश्चित मात्रा में बालकों में आता है। और पर्यावरण भी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप मुस्लिम घर में पैदा हुए तो आप प्रेयर करना स्टार्ट करोगे, अल्लाह बोलोगे। हिंदू घर में पैदा हुए तो आप हाथ जोड़ने लगोगे, मूर्ति पूजक हो जाओगे और भगवान भगवान करोगे। क्रिश्चियन घर में पैदा हुए तो आप गॉड बोलोगे और आप दूसरे ढंग से प्यार करोगे। माने यहाँ पर आपका पर्यावरण भी इंपॉर्टेंट होता है। जिस पर्यावरण में आप रहोगे उस पर्यावरण में आप पर हावी हो जाता है। तो मनोवैज्ञानिक अध्ययन में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि पर्यावरण मनुष्य के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों के विकास में प्रभावित करता है। ये विकास के आधार हो सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है। कितने आधार? तो दो आधार, वंशानुक्रम और पर्यावरण। चलिए अब विकास के सिद्धांत देख लेते हैं। तो विकास के सिद्धांत 10 सिद्धांत यहाँ पर है। विकास की दिशा का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, निश्चित क्रम का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर सह संबंध का सिद्धांत, सामान्य एवं विशिष्ट प्रक्रिया का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, विकास के परिपक्वता एवं अधिगम के परिणामों का सिद्धांत और व्यवस्थित विकास का सिद्धांत। इसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो एक एक चीज हम लोग देखते हैं। तो विकास की दिशा का सिद्धांत कहा जाता है, विभिन्न अध्ययनों में सिद्ध हो चुका है कि मनुष्य का विकास सिर से पुच्छी दिशा में होता है। तो ये क्वेश्चंस आपसे बन सकेगा, मनुष्य का विकास किस प्रकार होता है। तो मनुष्य का विकास जो होता है सिर से पूछ की ओर, माने पहले सिर का विकास होता है। गर्भावस्था में इस बच्चे को भी देखो, सिर का देखो आकार इतना बड़ा है, किसकी अपेक्षा? उसके धड़ की अपेक्षा। उसके धड़ की अपेक्षा सिर का आकार आप बड़ा नजर आएगा। इस बच्चे में भी देखोगे, इस जो धड़ है, धड़ की अपेक्षा सिर कितना बड़ा नजर आपको आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ सिर का विकास पहले होता है और बाद में धड़ों का विकास होता है। तो विभिन्न अध्ययनों में सिद्ध हो चुका है मनुष्य का विकास सिर से पुच्छे दिशा में। क्वेश्चन बन जाएगा, अर्थात पहले सिर का विकसित होता है, इसके बाद धड़ और हाथ पैर का विकास होता है। दूसरा है निरंतरता का सिद्धांत। विकास के आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता, बल्कि निरंतरता होता है। मैंने बच्चा है, बच्चे से थोड़ा और बड़ा होगा, फिर 5 साल का, फिर होगा यंग हो जाएगा, क्या किशोरावस्था आ जाएगा, फिर आपका अधेड़ावस्था आ जाएगा और धीरे धीरे मृत्यु हो जाएगी। मैंने इस प्रकार तो एक निश्चित क्रम में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं निरंतरता का सिद्धांत। फिर आता है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। माने यहाँ पर होता है प्रत्येक बच्चा का जो व्यक्तिगत भेद पाया जाता है। ये बच्चे में दोनों में अंतर पाया जाए। व्यक्ति के विकास के व्यक्तिगत भेद पाया जाता है। एक ही आयु के बच्चों में विकास समान गति से नहीं होती, इसी को व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कहते हैं।
निश्चित क्रम का सिद्धांत आता है तो यहाँ पर हमने देखा है कि इस सिद्धांत के अनुसार विकास में क्रमबद्धता होती है। बालक में शारीरिक, मानसिक और भाषा संबंधी विकास क्रमबद्ध ढंग से होते हैं। उदाहरण के लिए गामक विकास में बालक सबसे पहले रेंगना प्रारंभ करता है, फिर दीवार या किसी चीज को सहारे खड़ा होता है, फिर एक दो कदम चलता है। इसी प्रकार भाषा विकास में क्रमबद्ध तो होता है किया, जैसे तीसरे माह विशेष प्रकार की आवाज निकालता है, सातवें माह में एक अक्षर बोलता है और फिर धीरे धीरे शब्द और फिर बात बोलने लगता है। माने सबका एक क्रम। बच्चा जो नवजात शिशु डायरेक्ट बोलने नहीं लगता है और धीरे धीरे का मम्मा पप्पा करके आगे बढ़ता है। माने जिस प्रकार शारीरिक विकास होता है उसी प्रकार मानसिक विकास भी होता है। माने एक निश्चित क्रम पाया जाता है। फिर समान प्रतिमान का सिद्धांत होता है। हर्लॉक का कथन है प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति, अपने जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करते हैं। जैसे पशुओं के नवजात शिशु जन्म लेने के बाद ही खड़े हो जाते हैं और कुछ घंटे बाद चलने लगते हैं, जबकि मनुष्य के शिशु में अधिक समय लग जाता है। मनुष्य का जो शिशु होता है वो बहुत दिन तक बोला जाए तो मम्मी पापा पर डिपेंड रहता है, लेकिन जो बच्चे वो होते हैं, गाय होते हैं, बैल होते हैं, हिरन होते हैं, ये तुरंत पैदा होते ही भागना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि भागना पड़ेगा ना भाई। उनका पर्यावरण नहीं भागेगा तो शेर भालू तो खा जाएंगे और किसी का खुराक बन जाएगा यहाँ पर। तो उनका तो नीति है कि भागना ही पड़ेगा, प्रकृति उससे अनुसार बनाती है। परस्पर सह संबंध का सिद्धांत होता है। जैसे यदि ऊंचाई और लंबाई में वृद्धि होती है तो भार में बढ़ोतरी होती है, उसी प्रकार जितना अच्छा शारीरिक विकास होता है उतना ही अच्छा मानसिक विकास होता है। इसको बोलते हैं परस्पर सह संबंध का सिद्धांत। सामान्य या विशिष्ट प्रक्रिया का सिद्धांत की अगर बात कर लिया जाए, विकास में पहले बच्चों का सामान्य अनुक्रिया योग्यताएं विकसित होती है। इसके बाद विशिष्ट योग्यता का विकास। उदाहरण के लिए नवजात शिशु पहले किसी वस्तु को पकड़ने के लिए पूरे शरीर, हाथ पैर को गतिशील करता है, लेकिन बाद में केवल हाथ फैलाकर उस चीज को पकड़ लेता है। आप घर में बच्चे होंगे तो देख सकोगे कि बच्चा किसी चीज को पकड़ने के लिए पूरा शरीर को पलट देता है, लेकिन बाद में जब वो धीरे धीरे विकास हो जाएगा तो अपने एक हाथ से उस चीज को पकड़ लेगा। तो ये होता है सामान्य से विशिष्ट प्रक्रिया का सिद्धांत। अंतः क्रिया का सिद्धांत आता है बालक का विकास वंशानुक्रम वातावरण का अंतः क्रिया का परिणाम। जगदा क्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया, जैसा वंशानुक्रम होगा, आपके माता पिता, आपके पूर्वज जैसे होंगे वैसे आपका शारीरिक गठन वैसा होगा, और जैसा आपका वातावरण होगा उस हिसाब से आपका मानसिक विकास होना स्टार्ट होगा। मैंने दोनों का आप जो है दोनों के अंतः क्रिया के परिणाम है। विकास परिपक्वता एवं अधिगम का परिणाम का सिद्धांत। परिपक्वता और सीखना एक दूसरे के पूरक है। यहाँ पर याद रखना, अधिगम माने तो लर्निंग, सीखना। परिपक्वता और सीखना एक दूसरे के पूरक है। जैसे जैसे आप परिपक्व होंगे वैसे वैसे आप सीखते जाएंगे। यदि बालक शारीरिक मानसिक रूप से परिपक्व होगा तो अवश्य उसमें सीखने की मात्रा अन्य बालकों से अधिक होगी। और लास्ट होगा व्यवस्थित विकास का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया व्यवस्थित होती है। विकास कुछ निश्चित नियमों, प्रतिमानों तथा दिशाओं का अनुसरण करता है। गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक जीवन एक क्रम होता है और इसी क्रम से आयु जैसे जैसे बढ़ती है शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक योग्यताएं मनुष्यों में आती जाती है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक की अगर बात किया जाए तो मानसिक योग्यता भी देखा जाता है कि भाई कि जितनी अधिक मानसिक योग्यता होगी विकास उतना ही तीव्र गति से होगा। उदाहरण के लिए तीव्र बुद्धि का शिशु 13 माह में चलने लगता है, जबकि सामान्य बुद्धि का शिशु 14 माह में चलने लगता है और मंद बुद्धि का शिशु को चलने में 30 माह लग जाते हैं। तो सामान्य माने यह उदाहरण के तीव्र बुद्धि वाला 13 माह में ही चलने लगता है, क्वेश्चन बन सकता है, जबकि सामान्य बुद्धि वाला 14 माह और जो मंद बुद्धि है लगभग 30 माह लग जाते हैं। यौन लिंग सेक्स की बात के जन्म के समय लड़कों का लंबाई लड़कियों से अधिक होती है, देखना, परंतु इसके बाद लड़कियों का विकास लड़कों के अपेक्षा तीव्र गति से होती है। क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन बनेगा इसमें कि यहाँ पर लड़कियों का विकास ज्यादा होता है कि लड़कों का है, लड़कियों का विकास ज्यादा होने लगता है। लड़कियों का विकास का परिपक्वता भी लड़कों से पहले आ जाती है। ग्रंथियां भी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है। इनमें एक विशेष प्रकार का रसायन होता है जो सीधे रक्त में मिलकर विकास को प्रभावित करता है, जैसे पैराथाइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि आदि। लड़कों में दाढ़ी मूंछ आना, लड़कियों का स्वर में और उनकी आदतों में कुछ परिवर्तन होना यहाँ पर, और लड़कों में परिवर्तन, ये सब ये क्या बोलना चाहिए ग्लैंड के कारण होता है, वो हार्मोन के कारण होता है। पोषक तत्व की बात किया जाए तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था में पोषक तत्व की कमी से शरीर में विकृतियां उत्पन्न होती है, जिसका सीधा प्रभाव मानसिक विकास पर पड़ता है। अगर आप पोषक तत्व की कमी है तो नो डाउट आप सीखने में भी कमजोर हो जाएंगे। शुद्ध वायु एवं प्रकाश, जिस प्रकार पत्थर के नीचे दबी घास पीली पड़ जाती है उसी प्रकार मनुष्य के विकास में शुद्ध वायु प्रकाश की आवश्यकता होती है। बीमारी और चोट रुग्ण व्यक्ति शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है और संस्कृति बंद या रूढ़िवादी संस्कृति की अपेक्षा खुली संस्कृति वाले समाज में व्यक्ति को विकास के अधिक अवसर मिलते हैं।
आप यहाँ पर भी देखेंगे संस्कृति घर में जो जहाँ पर केवल एकल परिवार है, अपने बच्चों को छोड़ते नहीं है, और जहाँ पर संयुक्त परिवार है और जो अपने बच्चों को आराम से छोड़ देते हैं, कहीं भी जाने आने के लिए आजादी दे देते हैं, तो आप पाओगे जब वो बड़े होते हैं तो जो छोड़ देते हैं बच्चों को अपने, वो जल्दी जल्दी डेवलप कर लेते हैं और संस्कृति से जल्दी घुल मिल जाते हैं। उनमें जो स्वतंत्रता की भावना आ जाती है, जबकि जो एकल परिवार के बच्चे होते हैं जो हमेशा माँ बाप से चिपके रहते हैं, वो हमेशा अपने आप को असंतुष्ट या असुरक्षित महसूस करते हैं। ये संस्कृति का प्रभाव है। प्रजाति कारक भी अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि अमेरिका में सफेद चमड़े की जाति का बौद्धिक स्तर काले रंग की जातियों से अधिक होता है, लेकिन शारीरिक क्षमता में काले रंग की जातियां सफेद रंग की जातियों से श्रेष्ठ है। जितने भी एथलीट है, विशेष करके निग्रो ही पाओगे। अगर उसेन बोल्ट का ले लिया जाए 100 मीटर दौड़ में जितने भी 90% अगर बोल दिया जाए तो सब आप देखो तो शारीरिक उसमें आप उन्हीं लोगों को पाओगे, निग्रो जाति के लोगों को पाओगे। अब परिवार के स्थान देखा गया कि परिवार में द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ बच्चे का विकास प्रथम की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से होता है, क्योंकि जो तृतीय, तृतीय, चतुर्थ बच्चा होता है वो अपने भाई बहनों को देखते देखते ही सीख जाता है, जो कि पहला बच्चा है वो देरी लगाता है, क्योंकि उसको सीखने को उसको ज्यादा कुछ होता